और इमोशंस की बात हम जब करते हैं तो हम सिर्फ बड़ों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, हमने जो इमोशंस को हैंडल रेगुलेट या कोप कर नहीं पा रहे हैं, तो हम जितनी जल्दी सीखेंगे उतना ही इफेक्टिवली हम ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं और इमोशनल डिसरेगुलेशन रेगुलेशन। व्हाट आर इमोशंस? इमोशंस कहते हैं कि है क्या है? इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फीलिंग, बॉडी और एक्शन। अब हम जब इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशन हमें कहाँ कहाँ फील होता है? आप लोग बताएं, आपको क्या समझ में आती है इमोशन की? कि जो एक इमोशन है वो सिर्फ हमें भावनात्मक तौर पे ही फील होता है कि और भी कहीं किसी तरह फील होता है आपको? एनीबडी? फ्रस्ट्रेशन, scared, केयर, ये इमोशन हो गया ना? इमोशन फीलिंग कैसे आपकी होता है? ये हो गई फीलिंग। बॉडी के लेवल पे आपको क्या क्या चेंजेस? लाइक स्टमक में पेन होनी शुरू हो जाती है, बॉडी शिवर करने लग जाती है, ऐसे लगता है कि लाइक हार्ट बीट फास्ट हो गई है। फास्ट हो गई है। जब हम सैडनेस फील करते हैं हमारी बॉडी में क्या होता है? डाउन। डाउन होता है, बिल्कुल ऐसे लेथार्जी, हमें लगता है उठे ही नहीं जाना कुछ। हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है, हम एक काम की जगह 10 काम इकट्ठे कर पाते हैं। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स, इसको क्यों बोला गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, की सिर्फ इमोशंस या फीलिंग्स पे काम नहीं करता, हमारी बॉडी के अंदर भी चेंज, बॉडी के लेवल पे भी ये हमें अफेक्ट करता है। और तीसरा है एक्शन, मतलब बिहेवियर। जब आप गुस्से में होते हैं, आपने बोला फील आप फ्रस्ट्रेटेड और अग्रेसिव कर रहे हैं, बॉडी में आपकी चीजें, आपकी पैल्पिटेशन बढ़ गई, और तो एक्शन कैसा होगा आपका? बिहेवियर में कैसे पता चलेगा कि आप गुस्से? प्रोवोकिंग जैसे जिसमें आता है एक प्रोवोकिंग, दूसरे को ऊंची आवाज में आवाज बोलेंगे, में। पैसिव अग्रेशन की बात करें कि हम बोल नहीं रहे पर हम दरवाजे, बर्तन, खिड़कियां जोर जोर से मार रहे हैं, वो हमारे एक्शन में आ गया। तो इसका मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्यों है कि जो हमारी इमोशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ भावना पे असर नहीं डालती, 3 तरीके से हमारी इसमें फीलिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं, हमारा बिहेवियर एक्शन भी इन्वॉल्व होता है, और हमारी बॉडी भी इन्वॉल्व होती है कि हमारी बॉडी में किस किस लेवल पे चेंजेस एक मिनट पिछला करेंगे। यहाँ पे ये बताया है फीलिंग मतलब इंटरनल एक्सपीरियंस। आप अंदर, कई बार सुना है आपने कि कह रहे होते हैं मैंने ना अंदरों रोना आता है, अंदरों अंदरों रोना आ रहा है मैंने, हो सकता है मेरे अथरू नहीं आ रहे पर मैंने अंदरों रोना आ रहा है। व्हाट इज दिस? मतलब इनसाइड वी आर फीलिंग डाउन, इनसाइड कुछ ना मेरी हलचल हो रही है और मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये है फीलिंग इंटरनल एक्सपीरियंस, बॉडी फिजिकल और एक्शन एक्सटर्नल। अब अंदर से मुझे अंदर से घबराहट हो रही है, मुझे अंदर से घबराहट हो रही है, मुझे बताना नहीं आ रहा, पर घबराहट कैसी है? जैसे मेरे पेट में बटरफ्लाईज आ रही है, एग्जाम से पहले जैसे बटरफ्लाईज आती, मुझे नौजिया हो रहा है, मुझे इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है कि मुझे नौजिया होना शुरू हो गया है, उल्टियां आंदा मारता पे है, मेरी हार्ट बीट वधी जा रही है, देखो मैंने दरेलियां आ गई, ये देखो मैनू लगता पे ना कि मेरी लत्तां खुसी जा। तो वी हैव सीन आई स्टिल रिमेम्बर, हमारे पास एक बच्चा था, 8th क्लास का बच्चा था, उन्होंने सब जगह उसके सारे टेस्ट करा लिए, सारे टेस्ट उसके नॉर्मल, और वो डॉक्टर्स का बच्चा था, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक, बट उसका फीवर 99 है। तो कोई ऐसा रीजन नहीं मिल रहा था कि कुछ हुए। देन व्हेन वी गो इनटू द डेप्थ तो पता लगा कि उसके थोड़े स्ट्रेसर्स चल रहे हैं वजह से, जैसे उन स्ट्रेसर्स पे काम किया उनकी फिजिकल बॉडी, उनका टेम्परेचर। तो जो हमारी इमोशंस हैं, जब हम उन इमोशंस पे काम नहीं करते तो वो हमारा फिजिकल वे में निकलता है। जैसे मैम ने भी बताया कि अगर आप खुश हो ना तो भाग भाग के सारे काम करो, आपके अंदर पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाएगी। अगर आप खुश हो, आप हैप्पी हो, उस दिन आपने घर का काम भी कर लेना है, किचन का भी कर लेना है, सफाइयां भी कर लेनी है, वीरा भी साफ कर लेना है, बाजार के भी चक्कर लगा के आ जाए। जब आप लो फील कर रहे हो तो आपकी इतनी एनर्जी कम हो गई है कि आपसे किचन तक जाना डिफिकल्ट, आपके तो मेरा आज बाजार जाने का मन नहीं,
आज भी मुझे अच्छा नहीं, वो अच्छा क्यों नहीं लग रहा? हम सिंपल बहुत बार ये स्टेटमेंट देते हैं, आज मुझे ना अच्छा नहीं फील हो रहा, आज ये काम नहीं मुझसे होएगा, आज मार्केट नहीं जाया जाएगा, आप कर ले, आज मुझसे ये वाला नहीं होगा, इसको रहने देते, कल कर ले। बट वो अच्छा फील नहीं होगा। व्हाट इज द इमोशन बिहाइंड इट? क्या ऐसा थॉट आया जिसकी वजह से हमारी इमोशन डगमगाई और जिसकी वजह से हमारा मूड अपसेट? तो आज हम बात करेंगे कि बेसिकली इमोशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, नीचे उसके ना इमोशंस थी, एक बारी प्लीज। तो इमोशंस तो कहते हैं बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेन जो हमारी इमोशंस होती हैं वो है हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, एंगर और सरप्राइज। और हमारी जो फैमिलीज होती है उनमें कौन सी इमोशन सबसे ज्यादा ड्रिवन होती है, कौन बताए? हमारी फैमिली में फियर, यस। हमारी फैमिलीज बहुत ज्यादा फियर ड्रिवन होती है, हर वक्त डर। डर किस चीज का? अपने लव्ड वन को खोने का, या लव्ड वन फिर से नशे में ना चले। इस चीज का डर इतना बना रहता है, इतना बना रहता है कि उस डर की वजह से हमारी एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाते हैं और फिर हमें हमारी खुद की बर्नआउट हो जाती है, सैचुरेशन आ जाती है और हमें प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। It helps build connection and communication, guide decisions and reaction. Unprocessed emotions can become toxic or damaging. हमारी जो इमोशंस होती है ना, जो नॉर्मल वे है, वो हमें कनेक्शन बनाने में हेल्प, कम्युनिकेट करने में है। और अगर हम अपने इमोशन राइट चैनलाइज एक्सप्रेस नहीं तो टॉक्सिक बनती है, और वो जो टॉक्सिक बनती है वो फिर एक डिसऑर्डर में तब्दील। जब डिसऑर्डर होता है तो फिर हम अगर खुद ही नहीं ठीक, खुद ही बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, या हमें खुद को पैरानोया होना शुरू हो गया है, बताओ हम अपने लव्ड वन कैसे, हम कर ही नहीं पाएंगे, हम मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इमोशंस का हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, इवन बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, जो ओल्ड एज में जा रहे हैं पेरेंट्स, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड, आगे चलेंगे हम। बेसिक इमोशंस हमने बोला, देयर आर वैरायटी ऑफ इमोशंस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। इमोशंस हैं 6 यूनिवर्सल इमोशंस जो हैं वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कब कब आती है? जब हम सेफ महसूस करते हैं, जब देयर इज अ बॉन्डिंग। सैडनेस जब कोई लॉस होता है या जो हमें जरूरतें होती हैं अनमेट नीड है हमारी, दैट क्रिएट सैडनेस। फियर, प्रोटेक्शन और सर्वाइवल, जब कहीं ना कहीं थ्रेट होता है हमारे सर्वाइवल को, तो हम क्या फील, डर का एहसास हम फील करते हैं, जैसे आजकल चल रहा है। जैसे आजकल चल रहा है। तो एंगर कब आता है? जब बाउंड्री वायलेट होती है। हाँ, मैंने बोला था ना इसके बाद से मैं निकालना करता, ये मेरी बाउंड्री है, इसको अगर आप इसको वायलेट करोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। ठीक है, बार बार देखो, मैं तो क्या मैंने बार बार ना कहना, बोलते हैं ना हम, क्योंकि हर एक इंसान एक बाउंड्री बना के रखता है कि उस इंश्योरेंस लेवल कितना है, और वो हम दूसरे को वार्न भी करते हैं कि देख मैंने बार बार ना बोल। पर जब वो बार बार बोलते हैं, इसका मतलब वो हमारी बाउंड्री में डांग रहा है। जैसे अब क्या है, वॉर के टाइम पे भी यही हो रहा है ना कि हमारी वो एलओसी को क्रॉस कर रहे हैं। सो हमारी एज ए ह्यूमन एक एलओसी होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, की यहाँ तक मेरा कंट्रोल है, इसके बाद मेरा हाथ उठ जाएगा। ठीक है, तो वो हम जब बाउंड्री वायलेट करते हैं तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है। उसके बाद डिस्गस्ट, रिजेक्शन और हार्म। जब हमें कोई रिजेक्शन मिलती है तो जब हम अपनी इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते और खुद की इमोशंस अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हमें कई बार ना हम अपने आप को कहते हैं कुछ तो होया है, पर की होया पता नहीं, आज कुछ तो होया मैंने, पर की होया मैंने भी नहीं पता। हम अपनी ही इमोशंस को जब अंडरस्टैंड करते, उसके कारण आउटबर्स्ट होते हैं। आउटबर्स्ट कैसे होते हैं? हम रिएक्टिव हो जाते, हम अग्रेसिव हो जाते, हमें पता नहीं चलता, हम हर एक बंदे पे अपना गुस्सा नहीं, इरिटेट हो रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, क्योंकि कहीं बैक ऑफ द माइंड नहीं पता क्या चल रहा है, हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते, हम अपने आप को मी टाइम नहीं देते, हम अपने साथ बैठते नहीं है। ये पता है कुछ तो है,
पंजाबी च कहते हैं पता है सड़ी हुई है अज, पर क्यों सड़ी हुई है नहीं पता, ये नहीं समझ आती थी। अज सड़ के क्यों बोलती थी, अज इतनी औखी क्यों है, ये नहीं पता लगता। तो हमारे पास फ्री टाइम नहीं होता, तो हम देखते नहीं है कि व्हाट इज बॉदरिंग अस, कौन सी बात हमें बॉदर कर रही है और हमें इस टाइम पे कौन से इमोशन। देन इट लीड्स टू विड्रॉल, जैसे मैम ने बताया, या तो हम आउटबर्स्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, या अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, कॉर्नर कर लेते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं, अकेले बैठ जाते हैं, चुप चुप रहना शुरू हो जाते हैं, स्टोन वॉलिंग कर लेते हैं। देन नंबिंग, नंबिंग मीन्स एकदम सुन हो जाना। हैव यू सीन समटाइम कि आप किसी को बुलाई जा रहे हो तो वो बैठा हुआ है और अपने आप में जोन आउट हुआ है, और अब जब आप ऊंची बोल दोगे तो हाँ तो वो इमोशनली नम हुआ है, उसको नहीं समझ आ रही कि क्या बात कर, या तो एकदम से वो कहेगा हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, तो इसका मतलब है इमोशनली नम हुआ, उसको समझ नहीं। तो इसका रीजन पीछे ये है कि उसको उसके इमोशन को रेगुलेट करना है, जानना नहीं आया, और उसको एक्सप्रेस नहीं करना है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें। कंफ्यूज इमोशनल रिस्पॉन्स, कंफ्यूज इमोशनल रिस्पॉन्स का मतलब है इतना कुछ दिमाग में चल रहा है, तो जब जवाब देना है, कोई आपसे बात कर रहा है और आप देख रहे हो कि वो कंफ्यूज सा जवाब दे रहा है, तो समझ नहीं आ रही क्या आंसर। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल बताती हूँ। सुबह सुबह जब हम उठते हैं और कोई और आपसे पहले उठा हुआ है और आपसे कुछ पूछता है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज से जवाब देते हो, आपको पता नहीं चलता जब तक आप पूरे कॉन्शियस होके नहीं बैठ जाते। तो जब इमोशनल डिसरेगुलेशन हो रही होती है, उसमें भी ऐसे होता है कि आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या जवाब देना, आप टोटली लॉस्ट होते हो, कंफ्यूज होते हो, कई बार आंसर कुछ और देना है बात का, लेकिन आप कोई और आंसर। ये सारी की सारी हमारी अलामतें हैं कि अगर हमारे इमोशनल डिसरेगुलेशन है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। डिसरेगुलेशन इन फैमिलीज, तो कॉमन पैटर्न हमारी फैमिलीज में नजर आते हैं डिसरेगुलेशन के, वो है ओवर रिएक्शन या अंडर रिएक्शन, डीप इमोशन और कंप्लीट शटडाउन। देखिए हमने बोला या तो आउटबर्स्ट होता है या हम बिल्कुल ड्रॉ कर जाते हैं, या हम सारा सारा दिन उसको जाते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, रिएक्शन देंगे, रोते रहेंगे, या हम बिल्कुल स्टोन वॉलिंग मतलब गुनबट्टा बन के बैठ जाएंगे। तो ये हमारे साथ हमारी फैमिलीज में हुआ है। ऐसे ही होता है कि एक टाइम पे हम ओवर रिएक्शन माने कि जहां बिल्कुल टोन कर जाते हैं, कोई भी इमोशन फ्लैट इफेक्ट हो जाता है, हमें कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारी डिसरेगुलेशन होती है फर्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट इज सप्रेस्ड इमोशन। सप्रेस्ड इमोशन का मतलब है दबा के रखी हुई। अब जो हमने दबा के रखी हुई है इमोशन, जिसमें कौन सी है, फियर, शेम, गिल्ट, नॉट एक्सप्रेस। अच्छा, अब आपने अपनी इमोशंस दबा के रखी हुई हैं, एक दिन क्या होएगा, आउटबर्स्ट होएगा ऑब्वियस। अब आपकी फियर ऐसी एक इमोशन है कि आप बताते नहीं हो कि मुझे ये फियर आ रहा है, और उसको अंदर ही अंदर रखा हुआ है फियर को, और वो फियर इतना ज्यादा है कि एक दिन वो इतना आउटबर्स्ट होता है कि आउट ऑफ फियर आपसे कोई गलत काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके अंदर इतना डर है हो ना जाए। हमारे एक लव्ड वन थे, उसके फादर कहते थे मुझे डर लगता था, उनकी केमिस्ट्री, मेरे को हमेशा डर लगा रहता था, पर मैंने इसको कभी नहीं बोलता था मुझे डर लगा रहता है, ना ही मैंने घर पे कभी। तो एक दिन मेरा डर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया टू द एक्सटेंट, मैं खुद बाजार से इंजेक्शन और हेरोइन लेके आया, और मैंने बोला बेटा मेरे सामने लगा, तू बाहर ना जाए, तू बाहर जाएगा ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ओवरडोज होएगी तो की करांगे, एटलीस्ट मेरे सामने कुछ होएगा, मैं तेन फटाफट बचा के लवांगा। तेरे साथ ही मैंने उसको एंटीडोट इंजेक्शन भी रख लिया। इतना मेरे को डर हो गया, इतना ज्यादा डर हो गया कि मैं बचा दूंगा। और उनका बेटा क्या कहता है, ये जो मुझे इतना कंट्रोल करते थे ना, सामने टीका लगा लिया, मैंने मजा ही नहीं आता सी सामने टीका, वो तो जो चोरी करके मजा आता सी, चोरी करके आंदा सी ना, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मैं खराब करना, मैं इन्हों के कहने ठीक नहीं होना। तो आउट ऑफ फेयर कितनी मिजरी है एक फादर कि वो खुद से एडिक्शन ला के दे, कितना ज्यादा फेयर उसका हो गया। देन जो गिल्ट है, हमारे जो पेशेंट्स है ना,
हमारे जो पेशेंट की बीमारी है रादर आई वुड से, वो इतने गिल्ट ट्रैप में डालती है, वो ऐसी ऐसी बातें कर देती है कि हम मजबूर हो जाते हैं कोई गलत फैसला लेने। जो आउट ऑफ फियर या गिल्ट है ना, हमसे हमेशा गलत फैसला, आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था, वो ऐसे गिल्ट ट्रैप में फंसाते हैं। आप अवेलेबल नहीं थे मेरे पास जब मेरे को जरूरत थी, मेरे पेरेंट्स नहीं थे मेरे पास, वो तो हर टाइम पे जॉब करते रहते थे, हम अकेले बड़े हुए हैं घर में, हमें कोई बड़ा करने वाला नहीं था, नौकरों के पास छोड़ दिया था। जब पेशेंट एडिक्शन में जाता है तो फैमिली इतनी गिल्ट में आ जाती है, आउट ऑफ गिल्ट फिर वो आउट परफॉर्म करना शुरू हो जाता है, ज्यादा काम करना शुरू हो जाता है, और वो अपनी सप्रेस्ड इमोशंस, क्योंकि हमने रेगुलेट नहीं की, पहली बात हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने अपनी इस इमोशन को आइडेंटिफाई नहीं किया, अनएक्सप्रेस्ड रही वो इमोशन, हमने किसी से बात भी नहीं, इस वजह से उस टाइम पे जो हमें ठीक लगा हम वो करते थे। तो आउट ऑफ फियर फादर ने उसको लाके दे दिया, आउट ऑफ गिल्ट एक मम्मी जो थी, स्टेप मदर थी, उनको गिल्ट ट्रैप में डाला बीमारी ने कि जे तू मेरी सकी होंगी तो मैंने लै जाती, तू मत रही है ता मैंने लैके नहीं, और वो ले गए एंड द पेशेंट हैज वो। इस तरीके से हमारी जो इमोशंस जो हैं अनएक्सप्रेस्ड रहती है, तो वो हमसे कोई कोई गलत फैसले का। शेम, शेम का तो आपको बताया हुआ है कि हमें इतनी टॉक्सिक शेम होती है, लोग क्या कहेंगे, मैं सरपंच हैगा, मैं गुरुद्वारे दी कमेटी ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा नाम है, या शहर ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा नाम है, या मैं डॉक्टर हाँ, लोग कहेंगे डॉक्टर का बच्चा ऐसा। टॉक्सिक शेम जो है ना हमारी, वो एक बबल में ही रखती है हमें, घर की बात घर में रहने दो, खुद से हेल्प कर दो, अपने आप ठीक, घर पे ड्रिप्स लगा के ठीक, वो इतनी ज्यादा जो टॉक्सिक शेम है वो डिले कर देती है हमारे ट्रीटमेंट, वो भी हमसे गलत फैसले। मेरे को ना नाम एग्जांपल दे रहे थे तो याद आया। अच्छा, दूध उबालते होंगे सभी, हम पास भी खड़े होते हैं, देखते देखते कभी ऐसा होता है कि उबल गया, बहुत बार। क्या है ना, वो इमोशनल डिसरेगुलेशन अगर हम उसको जोड़े हैं, तो वो क्या है कि धीरे 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 हमें लगता है कि नहीं यार, नहीं मैनू नींद नहीं आ रही, चलो ठीक है, हमारी हम अपनी इमोशनल बात करते हैं, बर्नआउट कैसे होता है, ठीक है, हम सोचते हैं नहीं मैं उन्नू ठीक कर ला अपना आप, तो मैं फिर भी देख, मैं उन्नू ठीक कर ला मैं अपना आप फिर भी देख, ठीक है, मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, तो देखते देखते ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ की चम्मच रखन जाते हैं तो दूध उबलता तो कई बार सामने भी उबल जाता है, ठीक है, और जब वो उबल गया तो हमारा काम बढ़ गया कि कम हुआ, बढ़ गया। वही इमोशनल डिसरेगुलेशन है कि अब मुझे बताओ कि जब उबाला आना शुरू हुआ है तभी हम बंद कर दें, ठीक है, या उस पर फोकस रखें, पर डिसरेगुलेशन क्या कहती है कि हमारा ध्यान इधर, और उतनी देर में क्या होता है कि हमारा आउटबर्स्ट हो जाता है, और जब वो आउटबर्स्ट हो गया तो हमारा काम कम नहीं हुआ, हमारा काम बढ़ गया, क्योंकि मैंने पहले अपने इमोशंस संभालने हैं अब, क्योंकि इतनी देर से ध्यान नहीं दिया, और मैंने अपने लव्ड वन के भी। तो मेरे को मैम जैसे जैसे एग्जांपल दे रहे थे, मैंने कहा यार बिल्कुल ये तो मेरी आंखों के सामने कितनी बड़ी होता है कि मैं बस, हाँ मैं तो खड़ी हूँ सामने गैस पूरी करके कि नहीं नहीं उबाला आ जाएगा, गिरेगा नहीं, और जरा सा इधर आंख करो और साथ ही में उबाला आ जाता है। तो हम इतना, क्योंकि इतना कॉन्शियस हमें होना पड़ता है अपने इमोशंस को लेके कि कहाँ वो बार जो है मेरा इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे मैंने हेल्प ले लेनी, कि जब हम हेल्प नहीं लेंगे तो वो आउटबर्स्ट होना ही। Coming to the next, कोडिपेंडेंसी, लिविंग थ्रू दी एडिक्ट्स इमोशनल स्टेट। अब और कॉमन पैटर्न जो इमोशनल डिसरेगुलेशन का हमारी फैमिलीज में होता है वो क्या होता है, कोडिपेंडेंसी, कि हम अपने बारे में, जैसे वही बोला ना कि मैं अपने बारे में तो सोच ही नहीं रही, अपने इमोशनल हेल्थ के बारे में सोच नहीं रही, वो खुश है तो मैं खुश हूँ, उसने खाना खा लिया तो मैंने खाना खा लिया, वो काम पे आज दिन अच्छा रहा उसका तो मेरा भी दिन अच्छा रहा, यहाँ हर्मिटेज में है उसका दिल लग रहा है तो मेरा भी घर में दिल लग रहा है। तो हम जो फील कर रहे हैं हम तो अपने लव्ड वन से फील कर रहे हैं कि उसकी जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड चल रही है वही स्टेट ऑफ माइंड, वही स्टेट ऑफ फीलिंग में कोडिपेंडेंस। हमें ना जब हमारे लव वन
आते हैं ना, कम से कम रोज के 10 फोन आते हैं, कम से कम। देखो मैम सो गए, देखो मैम उठ गए, देखो मैम रोटी खा ली है, देखो किते उदास ਤੇ नहीं ਹੈਗੇ। अच्छा उन्होंने साडे बारे कोई गल की, उन्होंने साडे बारे कुछ पूछा, उन्होंने जी लग गया। तो ये है कोडिपेंडेंसी। ठीक है, लव्ड वंस हैं, बिल्कुल यू हैव द राइट टू आस्क अबाउट देम। तो वो इतनी कोडिपेंडेंसी होती है, उसमें हम ना अपनी पेन भूल जाते हैं। जो पेन हमने एडिक्शन में देखी है ना, वो भूल जाते हैं। देखो हम कहते हैं ये डर्टी क्वेश्चन है, दिल लग गया कि नहीं लग गया, सबसे पहला डर्टी क्वेश्चन। रोटी स्वाद लगी कि नहीं लगी, दूसरा डर्टी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जब वो घर पे थे, वो कौन सी गर्म रोटी खा रहे, अब तो बना के रख रहे थे और उसकी वेट कर रहे थे, तो वो आता ही नहीं। वो लेट आता था, उसने कभी गर्म रोटी खाई नहीं, उसने कभी। अच्छा फिर हम थर्ड डर्टी क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे बारे में पूछ रहे हैं। भाई जब आप थे, आपके पास था, तब भी तो वो पूछ नहीं रहा था, कभी धक्के मार रहा था, कभी गुस्सा कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये है हमारी कोडिपेंडेंट। एक होता है लव और एक होती है अटैचमेंट। लव हमारा बिल्कुल जायज है, हम सारे करते हैं वो अपने लव वन। पर जो अटैचमेंट है वो हमारा नुकसान करा। लव है प्यार, अटैचमेंट है मोह। जो मोह होता है ना, वो हमारा नुकसान कराता है। मोह हमसे ये सवाल करा, जो लव है वो कहता है कि बाहर उसकी अनमैनेजेबल थी, घर पे वो मैनेज नहीं हो रहा था हमसे, इट्स ओके, ही इज एट अ प्लेस, हम जाके पूछेंगे, देखेंगे, ही बी बेटर। क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो ना कि विद इन 1 वीक, विद इन 2-3 डेज, विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज, वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे। हमें यही कहना है हमारा दिल, हमें यही कहना है कि रोके भी दिखाना है, सब कुछ करना है। अगर वो प्रॉब्लम पता है क्या है, जहां इमोशनल डिसरेगुलेशन बहुत वर्क, हमारी जो इमोशंस हैं, जो हमारा ये मोह है, वो कहता है बच्चा साडा रोंदा, देखो ਇਹਦਾ दिल नहीं लग रहा। कई बार मुझे फोन करके आता है, हम टकाओ इन्हें किसी तरीके नाल, टिकदा नहीं जे, ਇਹਦਾ दिल ला के रखो, कुछ तो करो तुसी। अब बताओ हम क्या ऐसा करें कि उसका दिल लग जाए और हम उसको टिका के रखें। टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, धीरे 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 धीरे। ऑब्वियसली जब हम छोटे बच्चे को हॉस्टल भेजते हैं, तो पहले दिन जाके उसका दिल थोड़ी ना लग जाता है, वो रोता भी है, वो कहता है मुझे वापस ले। और यहाँ पे तो हमने ट्रीटमेंट सेंटर में भेजा है, और उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छुड़ा दी है। सबसे प्यारी चीज है उसकी नशा, जो हम छुड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी इमोशंस डगमगा जाती है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, इसका मूड नहीं ठीक लग रहा, हैप्पी नहीं है, ये सैड है। वही तुसी उन ट्रीटमेंट सेंटर से छाड़ता है, वही तुसी उन कहते हैं 90 दिन, तो हंस के थोड़ी मिलेगा तुहानू, उन्हें औखा ही मिलना है। ओदी इमोशंस भी तो डगमगांदियां भी है ना। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये कोडिपेंडेंसी है हमारी, हमें थोड़ा इस पे वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो रोल कंफ्यूजन है, वेरी मच इम्पोर्टेंट। चिल्ड्रन एक्ट लाइक एडल्ट्स, पार्टनर्स एक्ट लाइक पेरेंट्स। हमने बहुत बारी देखा है, बच्चे बच्चे बड़ों जैसा बिहेव करना शुरू करते हैं जब एडिक्शन की बीमारी घर में आती है। वी हैव सीन 13-14 साल के बच्चे बिल्कुल पेरेंट्स की तरह, एडल्ट्स की तरह बात करते हैं, अपने जो फादर आए होते हैं। रोल कंफ्यूजन हो जाती है, रोल रिवर्सल हो जाती है, और वो कहते हैं नहीं आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप इलाज कराओ, ऐसा लगता है। और ना हमने ये सुना है कि वाइफ जो होती हैं पेशेंट्स की, वो कहती हैं ए हम खेतों से जान लगते हैं, इन्हों के बिजनेस से जान लगते हैं, थोड़ी देर पढ़ता उसके बाद बिजनेस करता है। तो वो उनकी रोल कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों, उनकी इमोशन जगमगा जाते हैं, उनको लगता है अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ संभालने की, बिकॉज आवर फादर, अब हमने ये सब कुछ करना है। हमने देखा है कि जो वाइफ्स होती हैं दे एक्ट लाइक मदर्स। हमें कई बार होता है कि बिल्कुल बेबी फीड, स्पून फीड कर रहे होते हैं अपने पेशेंट्स को, माओ की तरह पूरा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। यहाँ पे रोल कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि इमोशनल डिसरेगुलेशन, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ अदर इमोशन, हमें नहीं पता लगता हमारा कब रोल रिवर्स हो, हमारे रोल की कंफ्यूजन होगी, हम अपनी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू। नेक्स्ट इज ब्लेम एंड डिनायल।
मिसडायरेक्टेड एंगर, इमोशनल नंबिंग। अब ब्लेम और डिनायल क्या है कि जब भी घर में तहस नहस होती है जो कि बीमारी लेती है, हम ब्लेम में पड़ जाते हैं। तेरे प्यार ने ਵਿਗਾੜਿਆ, कि ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਨਾਇਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲਵਡ ਵਨ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਲਵਡ ਵਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਟ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਾਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ट्रीटमेंट की। ये हमने एक चार्ट बनाया हुआ है आपको इजी और इजीली समझने के लिए। सर जूम कर लो थोड़ा सा। इमोशन, हेल्दी रिस्पॉन्स और डिसरेगुलेटिंग रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। हमारी जैसे इमोशन है एंगर, ये 3 इमोशंस हमारी मेन होती है हमारे फैमिलीज में हम क्या करते हैं। अगर जो हेल्थ, पहले तो हम बात करेंगे डिसरेगुलेटिंग रिस्पॉन्स। डिसरेगुलेट, अगर गुस्सा है तो उसका डिसरेगुलेशन कैसे होगी, हम येलिंग करेंगे या फिर हम गुस्सा करेंगे, प्रोवोकिंग करेंगे, गाली करेंगे, बेइज्जती प्रोग्राम करेंगे, या फिर हम चुप होके कोने में चले जाएंगे, स्टोन वॉलिंग कर लेंगे। इसका हेल्दी रिस्पॉन्स क्या है, असर्टिव टॉक। अच्छा, व्हाट इज असर्टिव टॉक। असर्टिव टॉक क्या होती है, एनीबडी हु असर्टिवली बात करना कैसे, कैन ट्राई। Maybe like being straightforward and stuff. Being straightforward is the right term. Being precise and being straightforward, very good. एक बार ना मुझे आके किसी ने बोला मैम मैं ना असर्टिव गल की थी, असर्टिव गल की थी, तो ये आप जैसे बोल रहे हो ना तो मतलब आपने कैसी बात की। मैं पूरे गुस्से से लापा करती हो रही, उस तो बाद ओदा मतलब हिम्मत नहीं गई मेरे सामने बोल। अब असर्टिव होती है, कम्युनिकेशन होती है, छोटी बात करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे और उसमें आपका डर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके लव्ड वन आपका चेहरा पढ़ते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन लग जाते हैं। अब आप डरे भी हो, आप चुप हो, आप नाराज हो, आप सैड हो, आप गुस्से में हो, अगर आप डरे डरे से आप एक तरफ तो असर्टिवली बोले हो कि ये काम नहीं करना, और ऊपर से आपके चेहरे से चिकन आ रही है या एक डर आ रहा है, तो दैट इज नॉट असर्टिव। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक, और असर्टिवली आपने वो बात रख ली है, फिर उस बात से मुकरना नहीं है। फिर होता क्या है, बहुत बारी हम असर्टिवली कुछ कह देते हैं पर थोड़ी देर बाद खुद ही मान जाते हैं। वो बाउंड्रीज हम खुद ही रिजॉल्व कर देते, खुद ही नहीं उस चीज पे रहते। क्यों? क्योंकि वो हमारी इमोशंस फिर से उसके बीच में आते। तो अगर इस वाले इमोशन को हमने मैनेज करना है, एंगर को, तो हमें असर्टिव बात करनी आनी चाहिए। डायरेक्ट बात, छोटी सी बात, प्रिसाइज बात, जिसको हम मैनेज करें। सैडनेस में डिसरेगुलेटेड रिस्पॉन्स क्या होता है हमारा, आइसोलेशन एंड ब्लेम। उदास होते हैं, कहते हैं मेरे को ये जो उदासी, मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि आपने मैं रो रही हूँ आपकी वजह से। हम ब्लेम कर रहे हैं या आइसोलेट कर लेते हैं, खाना नहीं खाना, अपने कमरे में 4-4 घंटे बिता देते हैं। मैं उदास से पता चल जाता है क्योंकि मैं अब क्यों, हेल्दी रिस्पॉन्स क्या है, शेयरिंग और फीलिंग। क्योंकि मैं वो शेयर नहीं कर रही कि मैं उदास हूँ, बट मैं अपने बिहेवियर, कौन से बिहेवियर से बता रही हूँ कि मैं नाराज हूँ, या तो मैं ब्लेम कर रही हूँ या मैं अपने आप को आइसोलेट। पर हमने करना क्या है उस टाइम पे, असर्टिवली, जैसे मैम ने बोला है, हमने अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करना है। सारे इमोशंस को हमने असर्टिवली एक्सप्रेस करना है और
उसमें क्या होता है, हमने आई स्टेटमेंट्स यूज करने होते हैं कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ। हम क्या करते हैं, आपकी वजह से, पर नहीं, अब हमारे बाहर जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, फील करूंगी, वो तो मेरे कंट्रोल में। ठीक है, तो मेरी फीलिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा मूड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, आपने जब बात करनी है आप ये बोलो कि आपने जो किया, बट मैं ऐसा फील कर, मेरे को डर लग रहा है ना, ठीक है, आपने ऐसा किया, सो पर मेरा डर भी तो समझो, मैं ऐसा डर फील कर। हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, गुस्सा करते हैं, सब करते हैं। असर्टिव टॉक में है आपने अपनी बात करनी है, आई से शुरू करना है। तो सैडनेस जब होती है, आइसोलेट करने की बजाय हमने फील को एक्सप्रेस करना है, शेयर करना है। फेयर, जब फेयर होता है उसका डिसरेगुलेटेड रिस्पॉन्स है कंट्रोल और मैनिपुलेशन। आपको बताया कंट्रोल, आपको एग्जाम्पल बताई है, फादर ने कंट्रोल करने की कोशिश की किसी तरीके से, या हम मैनिपुलेट करते हैं, हम इनेबलिंग कर देते हैं, अपने लव्ड वन को पैसे दे देते हैं, और अब जब फादर आते हैं घर पे तो हम मैनिपुलेट करके बता देते हैं नहीं नहीं वो तो ओदी गड्डी पंचर हो गई थी ता मैं उन्हें पैसे देती। तो कहीं ना कहीं हमसे झूठ भी बोला जाता है आउट ऑफ फेयर। एंड इसके लिए हेल्दी रिस्पॉन्स क्या है, आस्क फॉर सपोर्ट। हमें क्या लगता है कि अगर मैं अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करूंगा या करूंगी तो मुझे कायर समझा जाएगा, ये समझा जाएगा कि ये तो दिखने में तो ये बड़ा खट्टा खट्टा लगता है, बड़ा स्ट्रांग लगता है, गुस्से वाला लगता है। अगर मैंने ये बता दिया कि बीइंग एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली में अंदर से मुझे डर लग रहा है, सारे क्या कहेंगे, या सारी फैमिली जो है मेरे पे डिपेंड करती है, मेरे पे निर्भर है, अगर मैंने ये बता दिया कि मुझे अंदर से डर लग रहा है तो क्या होएगा। नो, इट इज रॉन्ग। आपकी जो भी इमोशन है आपको रीच आउट कर, आपको एक्सप्रेस करना है ताकि उस टाइम पे आपको हेल्प मिल सके, आपको सपोर्ट मिल सके। तभी हम अपनी है कि एक हम एक्सप्रेस नहीं करते, एक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते क्या हो रहा है मेरे साथ, और एक हम उसको सप्रेस करते। ये तीन चीजें हैं। अगर हम उसको आइडेंटिफाई करके सप्रेस किए बना अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करें तो हमें सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और ये जो हमारी बीमारियां बन जाती हैं, हमारी डिसऑर्डर्स बन जाते हैं। सिंपल एंजाइटी थोड़ी बहुत ही सबको चाहिए होती है, एग्जाम की तो एंजाइटी ना हो तो वो परफॉर्म नहीं करती, लेकिन वो एंजाइटी अगर कंटिन्यूसली चलती रहती है और एक के बाद दूसरी सोच आती है, अच्छा एग्जाम अच्छा ना हुआ तो मैं फेल हो गया तो पापा क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, स्कूल से ना निकाल दे, कॉलेज से ना निकाल दे, फिर मेरा करियर क्या बनेगा। ये कंटिन्यूस एंजाइटी जो है फिर वो डिसऑर्डर में तब्दील हो जाए। अगर हम नहीं चाहते कि हमें कोई डिसऑर्डर हो या हमें कोई मेंटल हेल्थ इश्यू, तो टाइमली हमें अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर। Impact on family dynamic, breakdown in communication, unclear emotional, repetitive emotional trauma, and creates a toxic environment. से पहले भी का इम्पैक्ट जो फैमिलीज पे है उसकी बात करी, कि हमारी कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है जब हमें अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना ही नहीं आएगा। हम भी गुस्से में है, अगला भी गुस्से में है, हम भी डर में है, वो भी डर में है, हमें अपने इमोशन को एक्सप्रेस ही नहीं करना आ रहा, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, हमारे घर में चुप्पी आ जाएगी, बातचीत नहीं हुआ करेगी। हो जाता है ना ऐसे हमारे घरों में कि हमारे घरों में चुप्पी आ गई है, अब हम ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि क्या है कि बात करनी तो किसी को आती ही नहीं, इमोशंस अपने एक्सप्रेस करने किसी को आते ही नहीं। जो हम प्राइमरी इमोशन अपना फील कर रहे हैं हम वो तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या है हम चुप ही रहे, अपने अपने कमरों में ही रहे, पर अंदर क्या चल रहा है, हमारे डर चल रहा है, उदासी चल रहा है, पर हमें वो एक्सप्रेस ठीक तरीके से करना नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन, टोटल ब्रेक डाउन, नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है ना, मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा। ठीक है, सो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन मतलब कि हमारे घरों में कम्युनिकेशन ही ब्रेकडाउन हो गया बिल्कुल। अब आप लोग देख लो कि यहाँ पे आने से पहले कितनी तो कम्युनिकेशन हो रही थी आपके घरों में, आपको पता भी था आपका लव्ड वन कहाँ जा रहा है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, पर आप बोल पा रहे थे नहीं, बोल पा रहे थे क्यों, क्योंकि आपको लगा कि चुप ही रहे, अगर बोलेंगे तो ये लड़ेगा, लड़ेगा तो मेरे को मैं ब्लेम करूंगी या मुझे उदासी होगी, मेरे को डर लगेगा, घबराहट इससे अच्छा।
तो दैट इज की इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन। अनक्लियर इमोशनल रोल्स, अभी आपको बताया है कि रोल्स ही नहीं पता होते क्या है, रोल रिवर्सल हो जाती है। छोटे बच्चे बड़ों का काम करना शुरू हो जाते हैं, बीवी या माएँ का काम करना शुरू हो जाती हैं, खुद ही कंफ्यूजन हो जाती है, हमें ही कंफ्यूज इतना क्लियर होता है कि मुझे करना क्या है, व्हाट इज माय रोल। हम फंस जाते हैं अपनी इमोशन में ही कि अब क्या करें, हमें एक राइट डिसीजन नहीं लिया जाता, हमसे सही फैसला सही टाइम पे नहीं लिया जाता। देन इज रेपिटेटिव इमोशनल ट्रॉमा, बार 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 बार, क्योंकि हमारी इमोशनल डिसरेगुलेशन है, हम खुद ही ट्रॉमेटाइज्ड हैं, तो जब हमारा लव्ड वन स्लिप या रिलैप्स होता है उस टाइम पे हम खुद इतने इमोशनल ट्रॉमा में चले जाते हैं कि हमें लगता है सब डार्क हो गया, अब सब एंड हो गया, अब कोई सोल्यूशन नहीं है, अब नेक्स्ट हमें कोई स्टेप लेना ही नहीं चाहिए, अब हमें रिकवरी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, और हम अपने ट्रीटमेंट में और देरी करना शुरू हो जाते हैं। क्रिएट्स ए टॉक्सिक इमोशनल क्लाइमेट, वो तो आपको बताया है कि एक घर में अगर एक बंदे की इमोशन ठीक नहीं है, जैसे मुझे कल कोई बता रहा था कि इसके घर में दादी भी स्ट्रिक्ट थी, चाचा भी स्ट्रिक्ट था, फादर भी स्ट्रिक्ट था, और ये भी वैसा था, ये मतलब सारे ही गुस्से वाले हैं। तो एक बंदा घर में, मैंने उनको देख के बोला, मैं कहा मुझे तो दादी बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, प्यारी सी दादी हैं आपकी, ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो कुछ जनरल क्वेश्चन, स्ट्रिक्टनेस आप किसको बोलते हैं, गुस्सा इनको किस बात पे आता था, कहते ये ना सफाई पसंद बड़े हैं, अगर सफाई नहीं होती थी तो ये गुस्सा करने शुरू करते, और वो गुस्सा करते रहते, और उसके बाद इसके पापा में भी गुस्सा आ गया, फिर इसमें भी गुस्सा आ गया। हम देखें कि कैसे टॉक्सिक क्लाइमेट बन जाता है। अब दादी की जो प्रॉब्लम थी वो थी ओवर कंसर्न अबाउट मी, उसको नहीं किसी ने देखा, बस उसकी एक इमोशन को देखा कि ये गुस्से वाली और स्ट्रिक्ट है, और उससे सब डर के रहे, और वही इन्वायरमेंट घर में चलता रहा। तो जब इमोशनल डिसरेगुलेशन होगी तो घर में अगर 10 बंदे हैं तो 10 के 10 पे इम्पैक्ट आएगा। तो एक बंदे की इमोशनल रेगुलेशन कर ली हमने, बाकी भी सॉफ्ट हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। थॉट टू इमोशन, मेरे लव्ड वन से प्लीज एक रिक्वेस्ट है, बिना शोर किए आराम से बैठिए। रेगुलेशन का तोड़ क्या है, हमने अब इमोशनल डिसरेगुलेशन से रेगुलेशन में आना है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक बार हम कहते हैं 1 to 10 में आपने कहाँ पे रहना है, 4 to 6 में रहना है। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमने अपने इमोशनल ग्राफ में 4 to 6 में रहना है। अगर हम 4 से नीचे हैं या 6 से ऊपर हैं तो हमें तुरंत क्या करनी है, हेल्प लेनी है, प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। हमें उस टाइम पे कोई डिसीजन नहीं बनाना। यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली जिनके ट्रीटमेंट अधूरे रह जाते हैं या जो यहाँ पे टाइम पूरा लगाते हैं बट जुड़े नहीं रहते, तो क्या होता है कि वो भावुक होके अपने लव्ड वन के लिए कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो कि उनके लिए सही साबित नहीं। अब आप मुझे बताओ, कोई भी ट्रीटमेंट हम इमोशनल करा सकते हैं, पर हमारी फैमिलीज आर टोटली डिसरेगुलेट। तो हमारी फैमिली रेगुलेशन बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे आप इमोशंस अपने बिल्कुल नम ही कर लो, हम ये कह रहे हैं इमोशनली रेगुलेट होके आप डिसीजन लो। फैक्ट्स को मद्देनजर, सिर्फ आप इमोशंस को मद्देनजर रखते हुए उनका ट्रीटमेंट नहीं कराओ, फैसला नहीं लो। आप जो फैक्ट्स हैं, साइंस है, डॉक्टर क्या कह रहा है, उसको भी तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख के उनके लिए डिसीजन दो। क्योंकि वही फैमिलीज जो इमोशनली डिसरेगुलेटेड होती है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे इमोशनल डिसीजंस लेती हैं जहां पे कि हम उनकी मदद नहीं चाहते हुए भी हम उनकी मदद नहीं कर पाते। तो इसका तोड़ जो हम बोल रहे हैं वो कैसे हम इमोशनल हीलिंग अपनी कर सकते हैं, फैमिली काउंसलिंग एंड साइको एजुकेशन। जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं, अपनी फैमिली काउंसलिंग करिए, साइको एजुकेट करिए अपने आप को कि इमोशंस को हम कैसे साइड पे रख के एक फैक्चुअल साइंटिफिक ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ के आ सकते हैं। बीमारी को क्या चाहिए, बीमारी हम इमोशन होके ठीक कर सकते हैं कि साइंस और फैक्ट्स और काउंसलिंग के साथ ठीक कर। देन इज लर्निंग इमोशनल वोकैबुलरी, क्या बातें कर सकते हैं, किस तरह की बात कर सकते हैं, आपके लव्ड वन कौन सी इमोशनल वोकैबुलरी यूज करते हैं इमोशनली ड्रिवन करने की, साइड पे ले जाने की, और आपने क्या बात करनी, 1 मिनट टॉक कैसे करनी है,
कौन सी बात करनी। आई थिंक हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ने एक बोला हुआ है कि मैं तुझे तो प्यार करती हूँ, मैं तेरी बीमारी को प्यार, मैं तुझे प्यार करती हूँ पर मैं तेरे गुस्से को प्यार नहीं करती, मैं तुझे प्यार करती हूँ, मैं तेरी पैरानोया को प्यार नहीं करती, ये तुम्हारा शक। तो लेट्स सीक हेल्प, हम हेल्प सीख, अगर तुम्हें ऐसे फील हो रहा है या कोई प्रॉब्लम लग रही है तो लेट्स सीक हेल्प, हम देखते हैं आगे क्या। प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस आपको बताया है, मुझे पता है कुछ से हो रहा है, मैंने की हो रहा है पता नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है हम आइडेंटिफाई करें कौन सी इमोशन इस टाइम पे आ रही है। मुझे उदासी आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे जेलसी हो रही है, मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, मुझे क्या हो रहा है इस टाइम, या मुझे फियर आ रहा है, कोई डर आ रहा है जिसकी वजह से मुझे ये वाला महसूस हो रहा है, या मेरी बॉडी में जान क्या है। सेल्फ अवेयरनेस ले। हेल्दी इमोशनल बाउंड्रीज बोला कि ऐसा क्यों आता है जब हम अपने दायरे क्रॉस कर लेते हैं। तो जब हम अपने लव्ड वन को भी देखो, हर एक रिलेशनशिप का एक दायरा होता है। आपके बच्चों के साथ भी एक दायरा है, आपके माँ बाप के साथ एक दायरा है, आपके भाई बहन के साथ एक दायरा है। आप आपको पता, तो आप अगर इसको बड़ा पोलाइटली अगर एक्सप्रेस तो अपनी बाउंड्रीज को कि इससे आगे प्लीज, और जब वो वायलेट कर रहा है कोई, बड़े प्यार से उनको बोलो कि दिस इज नॉट एक्सेप्ट। हम बात करते हैं बट अभी आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, सो लेट अस गिव टाइम, हम आधे घंटे बाद इसी बात करेंगे। ऐसे नहीं, घर पे बच्चों के साथ जब हम होते हैं तो एकदम में बच्चे बोल देते हैं, ठीक है, उनको उसी टाइम पे काटना है, नॉट अ वेट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मैं तुम्हारी बात सुन, बट इस तरह की आवाज इस हमारे घर, दीज आर हाउ यू कन्वे योर हेल्थ बाउंड्री। तो बच्चे को भी आगे से पता होगा कि जब मैंने बात करनी है तो उसकी टोन क्या होनी चाहिए। देन इज वैलिडेशन एंड सेफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। अब वैलिडेशन क्या होती है? देखो, आपने किसी की बात और अनसुनी कर दी। छोटे बच्चे कई बार आके आपको बोलते मम्मा गुस्सा आ रहा है, मम्मा अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो कोई बात नहीं, डर लग रहा है। जैसे आजकल जो सिचुएशन है, अगर एक छोटा बच्चा अगर आपको आके बोलते मम्मा डर लग रहा है, तो कोई नहीं कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ ठीक है। नो, यू नीड टू वैलिडेट हिज इमोशन ऑफ फियर। उसको पास बिठाओ, उसको गोदी में उठाओ, उसको क्या थॉट आ रहा है, वो थॉट कितना लंबा आ रहा है, कितना बड़ा थॉट आ रहा है, और उसको वैलिडेट करें और उसको एक अच्छे तरीके से चैनलाइज करें ताकि हम अपने इमोशन को हेल्दी वे से एक्सप्रेस करें। और इधर देख लें, वो भी बात में देख तो ये होती है कोडिपेंडेंसी, ऐसे मुंडिया उधर चली जाती है जैसे लव्ड वंस आते हैं ना, पूरे पूरे चेहरे उधर चले जाते हैं। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट, एक्चुअली जो हमारी इमोशनल रेगुलेशन के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम आइडेंटिफाई करें, हम पहचाने क्या हो रहा है, और थोड़ा सा अपने आप को पॉज लेना सीखें। तो मी टाइम मैं बोल रही हूँ कि मी टाइम चाहिए कि जो भी उस टाइम पे आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, 5-10 मिनट के लिए जो भी आप कर रहे हैं उसको छोड़ के बैठ जाइए और अपनी इमोशंस जो आ रही है, जो इमोशंस फील हो रही है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू रीच आउट समवन। एंड आपके लिए तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, आपके सबके पास एक एक नहीं, ज्यादा काउंसलर, एक अगर नंबर नहीं उठाता दूसरे का नंबर है, दूसरा नहीं उठाता तीसरे का नंबर है। तो कुछ भी आपको ऐसा फील हो रहा है, इससे पहले कि वो डिसऑर्डर में जाए, अगर आपको 1-2 दिन भी नींद नहीं आ रही, आपको उदासी लग रही है, आपका मूड अपसेट हो रहा है, नेगेटिव इमोशंस आ रही हैं, तो आप रीच आउट करें ताकि टाइमली हम उसको इंटरवीन कर सकें। अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली प्रिवेंशन करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जब वैलिडेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हमने जरूरी नहीं है कि जो बंदा हमारे पास शेयर करने आया हमने, तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमें कोई कुछ बताने आया ना, तो वी कम इन लॉट ऑफ प्रेशर कि शायद ये मेरे से ना सोल्यूशन लेने आया है। स्पेशली घर पे जब बच्चे हमारे पास आते हैं या कोई भी परेशानी लेके आता है ना, तो हम उसको वैलिडेट करने की बजाय ना, हम अपने दिमाग में ये सोच रहे होते हैं यार मैं इसको हल कैसे करूं। हमारे दिमाग में वो चल रहा होता है कि शायद मैंने दूसरे बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नो,
वो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खाली करने आया है। पहले आप उसको एक्टिवली लिसन करो, तो खाली तो करने दो, एंड देन यू कैन बी ट्रू विद योर फीलिंग्स। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, बट अभी इस चीज का सोल्यूशन मेरे पास भी कुछ, हम इसके बारे में इकट्ठे सोचेंगे, देयर इज नो हार्म। ठीक है, वो आपके लिए, यू विल नॉट यू विल नॉट बी अ लेस ऑफ अ मदर फॉर दैट चाइल्ड कि अगर आपने उसको सोल्यूशन नहीं दिया उस टाइम। बी ऑनेस्ट विद योर फीलिंग्स। ठीक है, कि हाँ पहले उसका वो रोना धोना, चाहे वो फ्रेंड के साथ ही लड़के आया है बच्चा, उसके लिए छोटी, उसके लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए बहुत छोटी है, बट उसको आप एक्नॉलेज तो करो, वैलिडेट तो करो। नहीं नहीं, हाँ मेरे को पता है तो क्या फील, कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, उसको कंफर्टेबल करो। सोल्यूशन को मारो गोली, अभी सोल्यूशन नहीं देना हमने, पर वैलिडेट हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में ये है कि जो बंदा मेरे पास परेशानी लेके आया ना, ये शायद मेरे से ना सोल्यूशन ही लेने आया, और बहुत हद तक ऐसा नहीं होता।